नमो नमः। नमस्कारः। वंदे संस्कृत मातरम। सरल संस्कृत व्याकरण के आधारभूत नियमों की आज की इस कक्षा में पाठ 5 के अंतर्गत मैं डॉक्टर सुनीता थिप्टे आपको पढ़ाने जा रही हूँ। आज लंग लकार के विविध धातु रूप। पिछले पाठ में हमने लट लकार के विविध रूपों का, मुख्य रूप से भ्वादिगण के लट लकार का हमने अध्ययन किया। तो आइए आज के इस पाठ में हम पढ़ते हैं लंग लकार। जैसा कि हमने एनसीईआरटी की पुस्तक में पढ़ा है या अन्य भी क्रिया की परिभाषाओं में हमने पढ़ा है कि जिस शब्द के द्वारा किसी कार्य का होना या किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। ये एक सामान्य क्रिया की सामान्य परिभाषा है, पर संस्कृत में क्रियापद का जो मूल रूप होता है उसको धातु कहते हैं, और उस धातु को जब हम काल और विधि आदि अर्थों के आधार पर 10 लकारों में से किसी एक लकार में हम उसका प्रयोग करते हैं, या 10 लकारों में से किसी एक लकार में जब हम उस क्रियापद के मूल रूप धातु को चलाते हैं तब वो पद बनता है, तब वो क्रिया बनती है। जैसे यहाँ पर रामः पुस्तकम पठति एक वाक्य है। इस वाक्य में राम करता है, उसके द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है, तो पुस्तक कर्म है। और यहाँ पठति इस पद से पठ धातु के द्वारा पढ़ना क्रिया प्रकट हो रही है या पढ़ना क्रिया का बोध हो रहा है। तो इस तरह से धातु के मूल रूप को हम काल और विधि इत्यादि अर्थों के आधार पर व्याकरण में, संस्कृत व्याकरण में पाए जाने वाले 10 लकारों में से किसी एक लकार में हम चलाते हैं, उसको पद बनाते हैं, और फिर उस धातु का पद बनने के बाद हम वाक्य में प्रयोग करते हैं। हमने पिछले पाठ में पढ़ा कि संस्कृत साहित्य में विभिन्न अर्थों को बताने के लिए जो अनेक धातुएं हैं उनका 10 गणों में विभाजन किया गया है, और हमने उस पाठ में उन 10 गणों के नाम भी जाने। और वहां पर मैंने ये भी बताया है कि प्रारंभिक स्तर पर मुख्य रूप से भ्वादिगण की धातुएं याद करके हमारा प्रारंभिक स्तर का काम चल जाता है, और हम आराम से संस्कृत में धारा प्रवाह लिख सकते हैं और बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। तो आज हम लट लकार लंग लकार के प्रसंग में भी हम केवल भ्वादिगण की ही धातुओं के लंग लकार के रूप देखेंगे। देखिए, हमने पहले पढ़ा कि भ्वादिगण की धातुओं में एक अविकरण आता है। माने धातु में हमने देखा कि तीत अंति सीथ थ में वह मह जो था उसमें, और धातु के बीच में से पठ ती, उसके बीच में एक विकरण आया अ। अब वो अविकरण लंग लकार में भी आएगा, लट लकार में तो आएगा ही, लंग लकार में भी आएगा, विधिलिंग लकार में भी आएगा, और लोट लकार में भी आएगा। ये प्रत्येक गणों की, जो 10 गणों की धातुओं के बीच में जो विकरण आता है वो 4 लकारों में आता है, लिट लकार में नहीं आता। और बाकी के जो 5 लकार हम नहीं पढ़ते प्रारंभिक स्तरों पर, उन 5 लकारों में भी इस विकरण का प्रयोग नहीं होता है। तो हमको लंग लकार में ये विकरण जब लगाना पड़ेगा, तो पहले तो लंग लकार के जो प्रत्यय है, तिंग प्रत्यय, उनका स्वरूप इतना ही होगा। ये अ को हटा दीजिए सब में से, तो त ताम न, आह तम त, और म व म। अब इसमें ये विकरण आया अ, तो बना अत अताम अन, अह अतम अत, अम आव आम। और लंग लकार भूतकाल का एक वैशिष्ट्य ये भी है कि धातु से पूर्व अ लग जाता है, तो ये एक अ हमने और लगा दिया। तो अब ये अ और अताम के बीच में यहां पर आएगी धातु अ अत, अ अताम, अ अन, अ अह, अ अतम, अ अत, अ अम, अ आव, अ आम। सुनने में थोड़ा कठिन लग रहा होगा, पर इसको अगर आप टेक्निकली देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि धातु रूप लंग लकार के बनाना बहुत सरल हो जाएंगे।
अब देखिए इन्हीं के बीच में हम अब भ्वादिगण की एक धातु पठ लेते हैं और अ अत के बीच में जब हम पठ डालेंगे तो अ पठ अत और सब जुड़ के बनेगा अपठत। चलिए इसको करके देखते हैं हम। अब ये देखिए ये पठ धातु है, इस पठ धातु के आगे ये भूतकाल का प्रत्यय लगना है तो। अब चूंकि ये भ्वादिगण की धातु है तो धातु और बीच प्रत्यय के बीच में एक अ आ गया। और इसी तरह ये नियम है कि लंग लकार में धातु से पूर्व अ लगता है तो धातु के पूर्व में भी एक आ गया, अ आ गया तो अ पठ अ त। अब हमने सारे धातुओं में धातु के जितने भी ये रूप थे तीनों पुरुषों में हमने पट के आगे अ लगा दिया तो अपट हो गया। अब अपट अपट अपट। अब ये जो हलंत ठ है इसमें ये सारे अ जुड़ेंगे तो ये ठ स्वरांत हो जाएगा और हमारे धातु रूप बनेंगे अपठ अत माने अपठत अपठताम अपठन अपठः अपठतम अपठत अपठम अपठाव अपठाम। चलिए इसको हम अगली साइड में और अच्छे से देखते हैं। देखिए अभी हमारे भूतकालिक रूप बन गए भ्वादिगण के। अपठत, आप लोग भी मेरे साथ बोलिए, है ना। अपठत अपठताम अपठन अपठः अपठतम अपठत अपठम अपठाव अपठाम। अब देखिए यहाँ पर ये बात आपको ध्यान देने की कि जहां पर हलंत होगा, जो शब्द हलंत होगा वहां पर हम अ स्वर का उच्चारण नहीं करेंगे, पर जहां स्वरांत होगा कोई सा भी अक्षर स्वरांत होगा तो वहां हमें संस्कृत में अ का उच्चारण करना परम आवश्यक। जैसे ये है अपठत अपठताम अपठन अपठम अपठम अपठतम। पर यहाँ ये देखिए स्वरांत है अपठत अपठाव अपठाम। ऐसा स्पष्ट उच्चारण करना इसलिए आवश्यक है कि अगर हमने स्पष्ट उच्चारण नहीं किया तो इस अपठत और इस अपठत का भेद ही समझ में नहीं आएगा। सह अपठत यूयम अपठत, यहाँ पर अ पूरा है तो हम जब इसका उच्चारण करें तो हलंत शब्दों का और स्वरांत शब्दों का उच्चारण करते समय संस्कृत में विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है। चलिए एक बार फिर से मेरे साथ बोलिए आप लोग। अपठत अपठताम अपठन अपठः अपठतम अपठत अपठम अपठाव अपठाम। अब अगली स्लाइड में देखिए जैसे हमने पठ के रूप चलाए वैसे ही हम चल के चला सकते हैं। भ्वादिगण की जितनी धातु है हम सबके रूप इसी तरह चला सकते हैं। चलिए बोलिए मेरे साथ। अचलत अचलताम अचलन अचलः अचलतम अचलत अचलम अचलाव अचलाम। लट लकार को पढ़ते समय हमने कुछ विशेष नियम जाने थे। पहला नियम हमने ये जाना था कि कुछ धातुओं को विशेष आदेश हो जाते हैं, जैसे गम को गच्छ आदेश हो जाता है या स्था को तिष्ठ हो जाता है तो रूप गमति गमतः नहीं बनते, गच्छति गच्छतः बनते। वही विशेष धातुओं, उन्हीं विशेष धातुओं को हमें याद रखना है और लंग लकार में भी इन धातुओं को ये विशेष आदेश हो जाएंगे। यहाँ पर ये नियम समझे कि ये धातुओं को जो विशेष आदेश होते हैं वो लट में होते हैं, लंग लकार में होते हैं, विधिलिंग में होते हैं और लोट में भी होते हैं, पर लिट लकार में नहीं होते। तो लिट लकार के रूप बनाते समय हम इस पर विचार करेंगे, चर्चा करेंगे। दूसरा नियम हमने देखा था कि धातु के अंतिम अक्षर से जो पूर्व स्वर है जिसको उपधा कहते हैं, उस उपधा को गुण हो जाता है। जैसे रूह के ऊ को गुण हो जाता है, रूह से बनता है रोह, धातु का रूप रोह हो जाता है और रूप चलते हैं रोहति रोहत रोहंती। तो लंग लकार में भी हम इस रूह को रोह करेंगे और अरोहत अरोहताम अरोहन ऐसे रूप चलेंगे। तीसरा नियम हमने देखा था कि धातु के अंतिम स्वर को गुण होता है, ये सभी लकारों में होगा। ये धातु के अंतिम अक्षर के पूर्व स्वर को उपधा भी सभी लकारों में होगी। तो धातु के अंतिम स्वर को गुण होता है और गुण होने के बाद ए को अय और ओ को अव हो जाता है। जैसे जी से
जी धातु है, जी से जे बनता है और जे को फिर जय हो जाता है, या भू से पहले भो बनता है और फिर भो को अयादि संधि के नियमों से भव हो जाता है। तो जी के रूप जैसे हमने लट लकार में चलाए थे, जयति जयतः जयंती, या भू के भवति भवतः भवंती, वैसे ही जी को जय करके हम लंग लकार में भी रूप चलाएंगे, अजयत अजयताम अजयन, या अभवत अभवताम अभवन। इन सारे नियमों को लट लकार के वीडियो में, पिछले वीडियो में मतलब पाठ 4 में बहुत विस्तार से समझाया गया है। तो धातु रूप बनाने के लिए इन नियमों को जानना बहुत आवश्यक है। तो आप आई बटन पर जाकर पहले उस पाठ 4 को अवश्य देख लें, लट लकार को अवश्य देख लें और इन नियमों को याद कर लें कि किन धातुओं को क्या आदेश होते हैं। वो 8-10 धातुएं जो बहुत प्रयोग में आती, गम को गच्छ, स्था को तिष्ठ, पा को पिब इत्यादि। और ये अंतिम अक्षर के पूर्व होने वाली उपधा को जो गुण होता है, या अंतिम अक्षर को गुण होने के बाद ए को आए और ओ को अब कैसे हो जाता है, उस पर वहां पर चर्चा की हुई है। तो आप उस वीडियो को अवश्य देखें और इन नियमों को अवश्य समझें ताकि आप अच्छे से धातु रूपों को बना सकें। तो हम देखते हैं कि धातुओं को विशेष आदेश हो जाने के बाद या धातुओं को के अक्षरों को गुण इत्यादि करने के बाद उनके रूप कैसे चलाना है। पर वो देखने के पहले ये देखना आवश्यक है कि ये धातु रूप बनाने के बाद इनका प्रयोग वाक्य में कैसे करें। अब लंग लकार भूतकाल के इन धातु रूपों को बनाने के बाद ये विचार करना आवश्यक है कि किस कर्ता के साथ कौन सा रूप लगेगा। तो यह बात हमेशा ध्यान में रखें कि लकार चाहे कौन सा भी हो, लकार कोई सा भी हो, प्रथम पुरुष के साथ प्रथम पुरुष के कर्ता, मध्यम पुरुष के साथ मध्यम पुरुष के कर्ता और उत्तम पुरुष के साथ उत्तम पुरुष के कर्ता का ही वचन के अनुसार प्रयोग होगा। मतलब अगर उत्तम पुरुष का कर्ता एक वचन का है तो उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया लगेगी। जैसे अहम है तो अपठम, अहम अपठम, और ये भूतकाल है, लंग लकार है, मतलब जो काम हो चुका है उसके बारे में जब हमें वाक्य बनाना होगा तो अहम अपठम, मैंने पढ़ा। अगर उत्तम पुरुष द्विवचन का करता है आवाम, तो क्रिया भी उत्तम पुरुष द्विवचन की ही लगेगी, आवाम अपठाव, हम दोनों ने पढ़ा। और वयम बहुवचन जब करता हो गया उत्तम पुरुष का तो क्रिया भी उत्तम पुरुष बहुवचन की लग जाएगी, वयम अपठाम। इसी तरह त्वम के साथ अपठः, त्वम अपठः, तुमने पढ़ा। मध्यम पुरुष द्विवचन युवाम जब ये करता होगा तुम दोनों ने, तो फिर क्रिया भी अपठतम मध्यम पुरुष द्विवचन की लगेगी, युवाम अपठतम, मतलब तुम दोनों ने पढ़ा। और यूयम तुम सब मध्यम पुरुष बहुवचन का करता आया तो क्रिया भी मध्यम पुरुष बहुवचन की लगेगी, यूयम अपठत। अब इन दो कर्ताओं के बाद माने अस्मद शब्द के तीनों रूप, माने तीनों वचन, एक वचन द्विवचन बहुवचन, इनके साथ हमेशा उत्तम पुरुष एक वचन द्विवचन बहुवचन की क्रिया लगेगी। और युष्मत शब्द के तीनों कर्ता माने त्वम युवाम यूयम, तुम दोनों, तुम सब, इनके साथ हमेशा मध्यम पुरुष के तीनों वचनों की क्रिया लगेगी। और इसके बाद जितने भी कर्ता बचे, चाहे वो संज्ञा शब्द हो चाहे सर्वनाम शब्द हो, जितने भी कर्ता होंगे उन सब में प्रथम पुरुष का ही यह रूप लगेगा। कैसे लगेगा? वचन के हिसाब से। अगर प्रथम पुरुष का कर्ता एक वचन है तो अपठत, सह अपठत, उसने पढ़ा। रामः अपठत, सीता अपठत, भवान अपठत, भवती अपठत, आपने पढ़ा। आप स्त्रीलिंग ने पढ़ा, राम ने पढ़ा, सीता ने पढ़ा। एक वचन का अगर लंग लकार का प्रयोग कर रहे हैं और एक वचन का करता है तो उसके साथ ये प्रथम पुरुष एक वचन की ही क्रिया लगेगी, त्वम और अहम को छोड़कर, कोई भी हो एक वचन में। तो अपठत, युवाम और आवाम को छोड़कर द्विवचन में कोई सा भी करता हो, ते अपठताम, बालकौ अपठताम, बालिके अपठताम,
छात्रे अपठताम, 2 छात्राओं ने पढ़ा। तो उसके साथ हमेशा द्विवचन की क्रिया लगेगी। और जब बहुवचन के कर्ता होंगे वयम और यूयम को छोड़कर, तो उनके साथ हमेशा ये प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया लगेगी लंग लकार का भूतकाल का प्रयोग करने के लिए। बालकाः अपठन्, बालकों ने पढ़ा। ते अपठन्, उन्होंने पढ़ा। भवन्तः अपठन्, आप सबने पढ़ा। भवत्यः अपठन्, आप सब स्त्रीलिंगी महिलाओं ने पढ़ा। तो ये बात हमें अच्छे से दिमाग में बिठा लेना चाहिए कि अस्मत् और युष्मत् के लिए उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष की क्रियाएं आरक्षित हैं, रिजर्व्ड हैं। और उसके बाद जितने भी दुनिया के कर्ता हैं, चाहे वो संज्ञाएं हो चाहे वो सर्वनाम हो, उन सारों के साथ प्रथम पुरुष की ही क्रिया लगेगी, चाहे लकार कोई सा भी हो। यही स्थान उनके लिए निर्धारित है। प्रथम पुरुष अपठत, अपठताम, अपठन। चलिए इसको हम और अच्छे से देखते हैं दूसरी स्लाइड में। हाँ देखिए, यहाँ पर हम नीचे से शुरुआत करते हैं उत्तम पुरुष से। देखिए, अहम, अहम के साथ अपठम, अहम अपठम, मैंने पढ़ा। अहम अपठम, आवाम अपठाव, वयम अपठाम। त्वम अपठः, युवाम अपठतम, यूयम अपठत। ऐसा प्रयोग होगा। मैंने पढ़ा, हम दोनों ने पढ़ा, हम सब ने पढ़ा। तुमने पढ़ा, तुम दोनों ने पढ़ा, तुम सब ने पढ़ा। अभी इतनी जगह आरक्षित है अहम आवाम वयम और त्वम युवाम यूयम के लिए। अब सारे कर्ताओं के साथ एक वचन में अपठत, द्विवचन में अपठताम और बहुवचन में अपठन का प्रयोग होगा, जैसा हमने पिछली स्लाइड में किया। रामः अपठत, सीता अपठत। तौ अपठताम, ते अपठताम। भवन्तौ अपठताम। और अपठन बहुवचन के लिए ते अपठन, ताः अपठन, छात्राः अपठन, बालिकाः अपठन, भवन्तः अपठन। आशा है आपको ये बात अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अभी हम जो हमने विशिष्ट नियम जाने हैं, उन नियमों के अनुसार धातु का रूप परिवर्तित होने के बाद उसके रूप कैसे चलेंगे, वो भी हम अभी अगली स्लाइड में देखने वाले हैं। पर उसके पहले एक बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि इतने मेहनत से मैं वीडियो बना रही हूँ, तो क्या वो वीडियो आपको पसंद नहीं आ रहे हैं? आपको पसंद आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, मुझे पता नहीं चलता है, क्योंकि न तो कोई कमेंट्स आता है और न कोई लाइक करता है। तो मुझे कभी कभी लगता है कि मेरा श्रम कहीं व्यर्थ तो नहीं जा रहा है। तो यदि आप वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो उसे लाइक करें और एक छोटा सा कमेंट अवश्य दें, आगे के वीडियोस बनाने के उत्साहवर्धन के लिए। अब हम देखते हैं कि लंग लकार में जो हमने देखा कि धातु के पूर्व अ लगता है, धातु के अंत में भी अ लगता है। और कुछ धातुएं ऐसी हैं जिनको कुछ विशेष आदेश हुआ जा रहा है, जैसे गम को गच्छ आदेश हो गया है, तो उसको भी लंग लकार में चलाते समय उसी तरह चलाएंगे जैसे हमने अभी अपठत के रूप बनाए थे। अ और अत के बीच में जैसे गम को गच्छ आदेश हो गया, तो गच्छ को हम बीच में लिख देंगे, तो अगच्छत, अगच्छताम। अगर स्था को तिष्ठ आदेश हो गया है, तो इस अ और अत के बीच में हम तिष्ठ, हलंत तिष्ठ को लिख देंगे, तो रूप बनेंगे अतिष्ठत, अतिष्ठताम, अतिष्ठन, अतिष्ठ, अतिष्ठतम, अतिष्ठत, अतिष्ठम, अतिष्ठाव, अतिष्ठाम। चलिए हम एक रूप बनाकर देखते हैं। गम धातु का रूप देखिए, अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन। अब धातु को आदेश, गम धातु को गच्छ आदेश हो गया है। अब इसका रूप चलाने में कोई हमको परेशानी नहीं, हम बिल्कुल पठ की तरह ही इसका रूप चला रहे हैं। देखिए, अपठत, अपठताम, अपठन। वैसे ही अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन, अगच्छः, अगच्छतम, अगच्छत, अगच्छम, अगच्छाव, अगच्छाम। अब दूसरा नियम भी हमने पढ़ा था, उस नियम के अनुसार धातु का परिवर्तन होने के बाद कैसे रूप बनेंगे उसको हम अगली स्लाइड में देखते हैं।
जैसे हमने कहा था कि धातु की उपधा को, माने अंतिम अक्षर से पूर्व स्वर को गुण होता है। तो कृष धातु थी यहां। अब कृष धातु का ये अंतिम अक्षर है, उसका पूर्व स्वर है री। इस री को गुण हो गया और गुण होकर बना अर। तो कृष के क्रू को कर हो गया और वो ऊपर चला गया कर, ये नीचे कर री जो है ऊपर चला गया र बनकर, और धातु बदल के बनी कर्ष। अब वो अपठत की तरह ही चलेगी, अकर्षत, अकर्षताम, अकर्षण, अकर्षः, अकर्षतम, अकर्षत, अकर्षम, अकर्षाव, अकर्षाम। अब इसी तरह एक नियम हमने और पढ़ा था कि धातु का जो अंतिम अक्षर है उसको गुण हो जाता है, और फिर वहां अयादि संधि के नियम से, अगर अयादि संधि आपने नहीं पढ़ी तो आई बटन पर जाकर अयादि संधि जरूर देख लीजिएगा कि ए को आय हो जाता है और ओ को अव हो जाता है। तो वैसी एक धातु लेकर उसके भी हम रूप चलाकर देखते हैं। चलिए अब हम देखते हैं एक मुख्य नियम, चौथा नियम, कि धातु के अंतिम स्वर को गुण होता है, और गुण जो है वो ई, उ, री और री को ही होता है। री के उदाहरण मिलते नहीं है, इसका मतलब ई, उ और री, इनसे अंत होने वाली जितनी धातुएं हैं उनमें ये नियम लागू होगा। यहाँ पर हमने एक धातु ली है नी। अब ये जो नी धातु है, कह रहे इसकी धातु का अंतिम स्वर ई है। इस ई को जब गुण होगा तो ई का गुण होता है ए, तो नी की जगह हो जाता है ने। अब अयादि संधि के नियम से इस ने के बाद, माने ए के बाद जब ये धातु का जो प्रत्यय है, तिंग प्रत्यय, ये अत जब आएगा तो यहाँ अयादि संधि काम करेगी, और ने के बाद अ आ रहा है तो ने के स्थान पर हो जाएगा, ए के स्थान पर हो जाएगा अय। जैसे हमने बताया ने धन अनम नयनम, वैसे ने धन अत, तो ये ने को हो जाएगा नय, और ये धातु का जो स्वरूप है अंतिम स्थिति में हमारे सामने ऐसा आएगा नय। अब हम इसको पठ की तरह चलाएंगे, जैसे अपठत अपठताम अपठन, वैसे ही अनयत अनयताम अनयन। अब जैसे ई का ये उदाहरण है, वैसे ही जो अगर कोई धातु अब जी होगा तो जय हो जाएगा। तो आपको तो बस इतना याद रखना है कि अगर इकारांत धातु है तो उसको अय कर दे, जैसे जी है तो जय कर दे, अजयत अजयताम, या अगर लट लकार कर रहे हैं तो जयति जयत जयंती। अगर नी है तो नयति नयत नयंती, अनयत अनयताम अनयन। इसी तरह अगर उकारांत धातु है, मुख्य धातु है एक जो बहुत काम में आती है भू, तो भू को हो जाएगा भो और भो को हो जाएगा भव, तो अंतिम स्थिति हो रही भव। तो उकारांत धातुओं को हम अव कर दे, जैसे भू है तो उसको भव कर दे और फिर पठ की तरह उसे चलाएं, भवति भवतः भवंती। या अगर कोई ऋकारांत धातु है, जैसे रि धातु है रि, तो ये जो ऋ धातु है ये ऋकारांत है, तो इस री को अर हो जाएगा, तो री को जो है हर हो जाएगा और हमारा पद बनेगा हरति हरत हरंती। और अगर लंग लकार में बनाना है तो अहरत अहरताम अहरन। इन सारे नियमों को याद करके अगर आप लंग लकार में धातु के रूप चलाएंगे तो आपका धातु रूप कभी भी गलत नहीं होगा, आपका अनुवाद भी कभी गलत नहीं होगा, और आपके वाक्य रचना में धारा प्रवाहिता अवश्य आएगी। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पर समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्दी मिलते हैं इसी तरह के एक ज्ञानवर्धक विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। पुनर्मिलामः।